अब मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा जो नॉर्मल प्रोसेस के आगे की जो बात होती है। तो आपका सीजीएल में जब आपका सिलेक्शन हो गया, जो आपका स्कोर हो गया, फिर आगे की जो प्रक्रिया हुई उसके बारे में चाहूँगा। उसके बारे में इंटरनेट पे काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि स्टेप बाय स्टेप आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को बताएं कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए गए, ताकि कोई स्टूडेंट फ्यूचर में, जैसे कि अभी सीजीएल की वैकेंसी फिर से आई हुई है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन होता है आपके वेन्यू में जहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो उसके लिए चीज़ें पहले से कॉन्क्रीट क्लियर हो जाए, प्लस उसके पास कुछ टाइम बचा हुआ हो, तो अभी से जो पॉसिबल हो तो अभी ही वो अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर ले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बेसिकली 5 चीज़ चाहिए होती है। एक तो वो डिमांड करता है एक 10th के रिज़ल्ट, अगर सीबीएसई हो, बड़े वाले रिज़ल्ट हो तो वो वही होता है, और अदर बोर्ड से हो तो रिज़ल्ट प्लस आपका पासिंग सर्टिफिकेट, 12th में आपका मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट। हाँ, नो, सिर्फ मार्कशीट, ओनली मार्कशीट। और ग्रेजुएशन के आपके ग्रेजुएशन के तीनों ईयर के आपके रिजल्ट प्लस आपके पासिंग सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल से ही काम चल जाता है। एंड द लास्ट इज ओबीसी सर्टिफिकेट। ओबीसी सर्टिफिकेट बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि उस जो डेट है, क्रिटिकल डेट है, उसके बाद हुआ तो क्या हुआ। बेसिकली क्या होता है कि अगर क्रिटिकल डेट के बाद होगा तो वो आपका प्रोविजनल कर देगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। मेरा वो डेट का नहीं था तो उसने मेरा जो पूरा था उसे वो प्रोविजनल कर दिया, और उन्होंने कहा कि वो बाद का डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो बाद में वेरीफाई करेगा, और वो बाद में वेरीफाई करते हैं उसको, और उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। आपने एक टर्म यूज़ किया क्रिटिकल डेट, मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए एलाबोरेट करें। जब फॉर्म आता है जिस समय, उसमें एक डेट रहता है, उस डेट से पहले या उस डेट तक का आपको ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वही डेट आपका वो, अगर वो डेट तक के आप ओबीसी सर्टिफिकेट देते हैं तो वो आपको क्लियर कर देता है, और एल्स आपको प्रोविजनल में डाल देता है। आप जब आपका वो फॉर्म को फिर से फिल करेंगे, जब आप वेरिफिकेशन में जाओगे तो वो आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे वो, और वो फाइनल में रिमार्क्स देंगे, तो वो रिमार्क्स में वो लिख देंगे ओबीसी नॉट ऑफ द क्रिटिकल डेट, और वो प्रोविजनल ब्रैकेट बोल देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको एक एग्जांपल दे करके समझाएं स्टूडेंट्स को। जैसे एग्जांपल के तौर पे मानता हूँ आज हम लोगों का डेट है 13 फरवरी, तो मान लेते हैं सीजीएल इस बार की जो वैकेंसी आई है उसका डेडलाइन डेट है 31 जनवरी, तो आप इसको थोड़ा एग्जांपल लेके समझाएं। इस बार वाला मैं सीजीएल तो डाला तो नहीं हूँ, बट अगर आप फॉर्म्स खोलिएगा, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें उसको डेट दिया है, जैसे आपका जैसे अपीयरिंग कैंडिडेट का जो डेट आता है इसमें सीजीएल में, बहुत लोगों को होता है कि अपीयरिंग कैंडिडेट का मतलब कि आप पार्ट 3rd में हैं तो आप अपीयर हैं, नहीं होता है। वो आपका रिजल्ट अगर एग्ज़ाम से पहले तक का अगर आ जाता है तो वो आप एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने डेट दे रखा है 1 अगस्त का, और 1 अगस्त के पहले तक आपका रिज़ल्ट नहीं इशू होता है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी प्रकार आपका है प्रोविजनल डेट, जो आपका क्या बोल रहे थे, ये मतलब क्रिटिकल डेट जो है आपका ओबीसी में भी रहता है आपका। तो जो आपका नोटिफिकेशन आता है उस डेट में ही आपका उसमें उल्लेख रहता है उस डेट का कि आपको इस डेट से पहले तक का लाना है। बट अगर आपके पास है दैट्स गुड, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, बिकॉज आगे का डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करता है, वो वेरिफिकेशन में आपका कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे एक और स्टूडेंट्स के मन में क्वेरी आता है कि जब आप ओबीसी को लेकर के थोड़ा स्टूडेंट ज़्यादा परेशान होते हैं, मुझे दिखते हैं कि एक तो क्रिटिकल डेट की आपने बात करी कि जो आपका फॉर्म आया था, फॉर्म में मेंशन है कि आपका इस तारीख से पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा एक वहाँ पे डिमांड होता है कि आपके पास एक लेटेस्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्म आता है वो काफ़ी पहले आता है, 1-2 साल पहले, 1-2 साल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो तब तक सीन काफ़ी बदल जाता है। कभी कभी क्या देखने को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट में कुछ ओबीसी ऐड हो गए हैं, कुछ ओबीसी रिमूव हो गए हैं, तो उनका कहना होता है कि आप एक तो फॉर्म भरने से पहले का ओबीसी देंगे और एक लेटेस्ट ओबीसी देंगे, ताकि ये मालूम चल सके कि फॉर्म भरने से पहले भी आप ओबीसी में थे और अभी भी आप ओबीसी में हैं। नियम कहता है कि फॉर्म भरने से पहले अगर आप ओबीसी लिस्ट में हैं और फॉर्म भरने के बाद कुछ भी होता है उसका कोई मान्य नहीं होता है, या इसके ठीक विपरीत, अगर आप फॉर्म भरने से पहले ओबीसी नहीं थे बट फॉर्म भरने के बाद अगर आप ओबीसी बन जाते हैं तो आप ओबीसी नहीं कंसिडर किए जाते हैं। आपका मेन यही सिस्टम होता है। तो फिर लेटेस्ट वाला क्यों स्टूडेंट से डिमांड किया जाता है? लेटेस्ट की बात कभी नहीं मुझे मतलब एसएससी में बात की नहीं, वो रेलवे में बात की जाती है, तो वो एक डिफरेंट इशू है।
ठीक है, मैं आपसे एक और चीज़ पे आपसे थोड़ा सा इलाबोरेशन चाहूँगा कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपकी प्रक्रिया हो चुकी है, तो आपने कहा था कि आप ट्यूशन्स भी पढ़ाते थे, तो मल्टीपल चीज़ों के बीच में जो बैलेंस का काम होता था, वो बैलेंस कैसे मेंटेन करते थे आप? अभी तो बहुत ऑनलाइन का ज़माना है। जैसे मैं ट्यूशन्स पढ़ाते पढ़ाते भी मैं कभी कभी एक एसएससी अड्डा वगैरह का सेट मैं मार लिया करता था इंग्लिश का, या उसके अलावा मैं थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस पे भी ध्यान रखता था। मैं वर्ड्स के, अगर मुझे कुछ वर्ड्स याद करने होते थे तो मैं उसे छोटे छोटे कागज़ों में लिख लेता था। एक छोटा छोटा मतलब इतना साइज़ का मैं कागज़ बना के उसमें छोटे छोटे वर्ड्स को लिख लेता था। और जब भी मुझे टाइम मिलता था या जब भी ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कुछ 1-2 मिनट 5 मिनट का हमको तो गैप मिला, तो उसमें मैं अपना रिवीजन कर लिया करता था। तो मैं फुल्ली हमेशा अपने दिमाग को उसी जगह पे फोकस रखता था, क्योंकि मुझे एसएससी में ही जाना है। सो इस कारण से क्या होता है कि मैं हमेशा मोटिवेटेड भी रहता था और हमेशा फोकस रहता था। मतलब आप फिजिकली कहीं भी प्रेजेंट हो, लेकिन मेंटली आपका हमेशा वहीं सेट होता था। ये आपका बैलेंस का मेन रीज़न था कि आप एक्चुअली बैलेंस आपको करना ही नहीं पड़ता था, आप ऑटोमेटिक उस तरफ ही हमेशा इंक्लाइंड रहते थे, भले लोगों को वो चीज़ दिखता ना हो। हाँ जी। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा कि ठीक है, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया, बहुत कम टाइम में क्रैक कर दिया, लेकिन फिर भी एक ये जो जर्नी आपका बहुत लंबा तो नहीं कहेंगे, बहुत एक शॉर्ट ही जर्नी रहा। तो इस शॉर्ट जर्नी में आपको भी कभी ना कभी शायद हो सकता है, पता नहीं आप बताएंगे आता है कि नहीं आता फीलिंग आपको, कभी कभी थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता होगा कि यार मतलब कर रहे हैं थोड़ा सा नहीं हो रहा है, या कभी पढ़ने का मन नहीं करता होगा। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है, इतनी लंबी जर्नी में कभी मोटिवेशन डाउन होता है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा होता था, और होता था तो इसको कैसे आप ओवरकम होते थे इस चीज़ से? मैं एक चीज़ हमेशा कहना चाहूँगा कि मैंने ये महसूस किया है कि प्रेशर में आप पढ़ाई नहीं कर सकते, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। और प्रेशर बन ही जाता है, माउंट हो ही जाता है कि अगर जॉब ना हो तो। मैंने हालांकि अपने अदर रास्ते बंद रखे थे, बट मैं हमेशा पढ़ाई जब करता था तो ये सोच के करता था मैं कि इन केस अगर मेरा एसएससी नहीं होता है तो मैं अपने स्टडीज़ को इतना अच्छा रखूँगा कि मैं आगे ट्यूशन्स या कॉम्पिटिटिव ट्यूशन्स में भी करके अपने मैं लाइफ को सस्टेन करूँगा और अच्छे से ज़िंदगी को व्यतीत करूँगा। इस टाइप से होता था क्या कि जब तो मैं कभी भी टेंशन से नहीं पढ़ता था, मैं हमेशा फ्री माइंड होकर पढ़ता था कि क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जॉब इज़ नॉट एवरीथिंग, बट एक लाइवलीहुड का सवाल हमेशा आता है कि आप लाइवलीहुड में क्या करेंगे। टीचिंग इज़ अ ग्रेट थिंग, आप लाइफ टाइम दूसरों को मोटिवेट करते हैं और आप इसी लाइन पे रहेंगे। इससे एक फ़ायदा यही होता था कि मुझे कि मैं हमेशा फोकस रहता था अपने पढ़ाई पे और हमेशा चिल रहता था कि मुझे किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो हालांकि आपने ही इसका जिक्र कर दिया, लेकिन फिर मैं आपसे इस पर थोड़ा सा इलाबोरेशन चाहूँगा आपका। आपने एक तो कहा कि आपने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे आप खुद ही अपना एक और रास्ता अल्टरनेटिव भी बना के रखे थे। तो फिर यहाँ पे बात आती है कि ये कैसे पॉसिबल हो पाता था दोनों एक साथ? और एक साथ फिर आप जब बोल रहे हैं कि प्रेशर नहीं लेना है, और एक तरफ आप खुद बोल रहे हैं कि नहीं प्रेशर मतलब सारे रास्ते बंद कर, तो वहाँ से ऑटोमेटिक तो प्रेशर क्रिएट होगा ना। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। बेसिकली है क्या इधर की मेंटालिटी कि जैसे आप ग्रेजुएट होने के बाद आपसे कहा जाता है कि आप बीएड कर लो, ठीक, या आप एमए कर लो। बट लोगों को पता नहीं होता है कि बीएड या एमए करने के बाद भी मुश्किलात कभी कम नहीं होते। बट लोगों को अगर आप देखोगे तो ज़्यादा जानकारी नहीं होती है इस चीज़ों को लेके। मैंने इस सब चीज़ से मैं दूर रहने का कोशिश किया हूँ, ताकि मैं ये ना सोचूं कि बीएड करने से मुझे फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें। अच्छा, सेकंड थिंग इज़ दैट कि मैं दो रास्ते वाले बात मैंने इसलिए करता हूँ मैं, क्योंकि होते क्या है कि लोगों को लगता है कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और जीके यही 4 चीज़ तो हैं, रेलवे में भी वही आते हैं, बैंक में भी वही आते हैं, एसएससी में भी वही आते हैं। बट अगर आप गौर से देखोगे तो बैंक में जैसे आप देखोगे रीजनिंग का लेवल बहुत हाई होता है, वही एसएससी में रीजनिंग का लेवल बहुत लो होता है। अगर आप बैंक के मैथ्स देखोगे तो वो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, जस्ट कैलकुलेशंस हैं, बट एसएससी के मैथ्स के लेवल अलग है। मैंने बैकग्राउंड का रास्ता बंद करने का बस यही सिस्टम था कि मैं ये जो सिस्टम है कि मुझे रेलवे भी करना है, बैंक भी करना है, एसएससी भी करना है, ये ना करूँ मैं। और बीएड ये सब चीज़ से मैं दूर रहने का कोशिश करता हूँ। बट एक सवाल कभी कभी आपके दिमाग में आ ही जाता है कि व्हाट इफ़, कि अगर ना हो तो क्या। अगर ये एक टेंशन माउंट हो जाता है, अगर आपका टेंशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप मे बी आप अच्छे से परफॉर्म ना कर पाएँ। जब भी मुझे आया था तो मैं
हमेशा यही सोचता था कि अगर मुझे एसएससी नहीं हो पाता है तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाऊँगा। तो इससे क्या होता था कि मैं थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता, और मैं तब जब मैं ये बात बोलता था खुद को कि अगर एसएससी नहीं हो पाएगा तो मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा, उसके लिए भी मुझे अच्छे से पढ़ना होगा। तो घूम फिर के साइकिल आया था कि मुझे अच्छे से ही पढ़ना है, तो इससे मैं फिर अपने जगह पे रह जाता था। चलिए और ना पढ़ के कि मैं अपने ही लाइन पे रहता था, फोकस मेरा वही रह जाता था, और जबकि मेरा टेंशन भी रिलीव हो जाता था। चलिए वाकई आपका जो बैलेंस